नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश शंकर करतार कोचिंग की तरफ से आज फिर से डेमो क्लास एसएससी एमटीएस और हवलदार के लिए आज लगातार तीसरा वीडियो जाएगा। ये आप लोगों के लिए जो डेमो क्लास हम लोग अभी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हर सब्जेक्ट में डेमो क्लासेस दिए जा रहे हैं। हर सब्जेक्ट का कुछ न कुछ बेसिक आइडिया दिया जा रहा है और मैं हर बार बता रहा हूँ, बड़ी वैकेंसी है, इस पे ध्यान दीजिए। आसानी से इसको कैच किया जा सकता है, इसमें सफलता आसानी से मिल सकती है। 8000 से ज़्यादा वैकेंसी है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का स्टैंडर्ड माने रिक्वायर्ड एजुकेशन जो है आपका मैट्रिक पास आपको होना चाहिए बस। तो आप सोच लो कि किस लेवल का एग्जाम होगा जिसमें रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ही 10th है, मैट्रिक है। उसमें कितना ज़्यादा मैक्सिमम लेवल का सवाल पूछ सकता है, और उसमें भी मैथ्स और रीजनिंग सिर्फ क्वालिफाइंग है। 30% मार्क्स लाइएगा, आप आराम से निकल जाइएगा। उसमें मैथ्स और रीजनिंग का स्कोर जुटने नहीं जा रहा है। आपके पास बच गया है जीके, जीएस और इंग्लिश। इन दोनों को अगर आप अच्छे से कर लेते हो, यही दोनों स्कोरिंग पेपर है, आप आराम से निकल जाओगे। इसलिए अच्छा, ऐसा नहीं है कि 30% नहीं, 30% भी लाना तो है ना। मैथ्स में या रीजनिंग में 30% मैंने क्या कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा जो मैंने बताया वो ये मेरा कहने का मतलब था कि आसान है निकालना। सारा लोड बराबर नहीं है, कुछ कम और कुछ ज़्यादा। और स्टैंडर्ड 10th है तो 10th में कितना है, क्या ही स्टैंडर्ड हो जाएगा। अगर आप सही से तैयारी करते हैं, इस बार बहुत बढ़िया मौका है। आइए आप सब मिलके हम लोग काम करते हैं इसके ऊपर, और फिर से एक बार करतार का परचम लहरेगा सफलता में। तो आज शुरू करते हैं आज का डेमो। पहला क्वेश्चन लिखा है, डू यू हैव द फेंट आइडिया ऑफ व्हाट वुड हैपन इफ मास इज दिस। ओवरऑल इसका क्या मतलब समझे, जो सेंटेंस लिखा हुआ है उसमें एरर को इग्नोर कीजिए। आप सेंटेंस से क्या समझ पा रहे हैं? कह रहा है कि क्या तुमको थोड़ा भी आइडिया है, तनिक भी आइडिया है कि अगर माँ इसे देख लेगी तो क्या होगा, है ना। अब आप देखिए, व्हाट वुड हैपन यहाँ लिखा हुआ है, ये फ्यूचर को दिखा रहा है। माँ सीज, अगर माँ देख लेगी, ये भी फ्यूचर को दिखा रहा है। टेंस का कॉम्बिनेशन में हम जानते हैं कि अगर दो एक्टिविटी, दो एक्शन फ्यूचर में हो रहा हो तो उसको कैसे लिखना है। अगर दोनों को फ्यूचर में लिख दें, जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूं आपको। जब वह फोन करेगा तो मैं बात कर लूंगा। ठीक है, वह फोन करेगा तो मैं बात कर लूंगा। अगर आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखते हैं तो आप पाओगे कि यहाँ करेगा लिखा हुआ है और यहाँ भी कर लूंगा, मतलब दोनों फ्यूचर का एक्शन बताया जा रहा है कि कोई अगला व्यक्ति है, वो मुझे फोन करेगा तो मैं उससे बात कर लूंगा, नहीं करेगा तो नहीं करूंगा। बट फ्रॉम माई साइड आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि हाँ मैं ही उसे कॉल करूंगा, ये सब नहीं है। कोई भी व्यक्ति ऐसा बोल रहा है कि वो फोन करेगा तो मैं बात कर लूंगा, दोनों फ्यूचर में लिखा हुआ है। तो अगर हम इसका ट्रांसलेशन इस तरह से बना दें, when he will call me I shall talk to him। ठीक है, अगर हम इस तरह से बना देते हैं ट्रांसलेशन तो ये ट्रांसलेशन ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा। एक जगह विल, एक जगह शैल। ग्रामर का रूल कहता है कि हो सकता है कि आपके हिंदी भाषा में दो फ्यूचर टेंस को डायरेक्टली बोला जाता है, जोड़ा जाता है।
जैसे लिखा हुआ है, जब वह फोन करेगा तो मैं बात कर लूंगा। हिंदी में ये सेंटेंस सही है, हिंदी के आधार पे, हिंदी ग्रामर के आधार पे, हिंदी लैंग्वेज के आधार पे इसमें किसी तरह का एरर नहीं है। लेकिन इसी को एग्जैक्ट ट्रांसलेशन फॉर्मेट दे देते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, तो ये गलत हो जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज का कहना है कि अगर दो सेंटेंस ऐसे हैं जो दोनों फ्यूचर में हैं, अब दोनों को एक साथ कनेक्ट करके अगर आप लिख रहे हो तो आप ध्यान रखना, दोनों को डायरेक्ट फ्यूचर में आप नहीं डाल सकते हो। किसी भी तरह का मोडाल्स प्लस मोडाल्स कॉम्बिनेशन, क्या कहा मैंने, मोडाल्स प्लस मोडाल्स का कॉम्बिनेशन, माने जो मॉडल वर्ब कहलाते हैं ना, तो मॉडल वर्ब प्लस मॉडल वर्ब का कॉम्बिनेशन, इसको इंग्लिश ग्रामर एक्सेप्ट करता ही नहीं। कैन कैन, सेल सेल, विल विल सेल, कैन विल कैन, मे विल सेल मे सेल, सेल कैन, मे कैन, कैन में, मतलब दो मोडाल्स, शैल शुड, कैन कुड, विल वुड, मे माइट, नीड नॉट, देयर नॉट, आउट टू, अबाउट टू, मस्ट, 13, टोटल 13 मोडाल्स होते हैं ना। 13 मोडाल्स में से कोई भी उठा लो, दोनों फ्यूचर का बात कर रहा होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन डायरेक्टली नहीं होगा। तो कैसे बनेगा भाई, हिंदी में तो ऐसा होता है। तो इंग्लिश ग्रामर बोला कि हाँ होता होगा हिंदी में, इंग्लिश में उसके लिए एक चीज पे ध्यान रखना होगा। क्या चीज पर ध्यान रखना है, कि जिस काम को देख के आपको लगे कि ये पहले होगा, उसको रखिए सिंपल प्रेजेंट में, और जिस काम को देख के लगे कि ये बाद में होने वाला है, उसको वो जैसा फ्यूचर में है वैसा फ्यूचर दीजिए उसको। जैसा फ्यूचर है वैसा कहने का मतलब क्या हुआ, कि फ्यूचर इंडेफिनिट है तो उसमें रखिए, फ्यूचर इम्परफेक्ट जिसको कंटिन्यूअस बोलते हैं, प्रोग्रेसिव, तो उसमें रखिए, फ्यूचर परफेक्ट है तो उसमें रखिए, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो उसमें रखिए। क्लियर। अब यहां जब हम देखते हैं तो क्या पाते हैं, पहले कौन सा काम होने वाला है, कहता है जब वह फोन करेगा, पहले वह फोन करेगा तब मैं बात करूंगा। तो इसका क्या लिखेंगे, when he calls I shall talk to him। अगर हम लिखें when he will call I shall talk to him, तो ये will और shall का कॉम्बिनेशन है, मोडाल्स प्लस मोडाल्स कॉम्बिनेशन बन जाएगा, ये गलत हो जाएगा। इंग्लिश ग्रामर कहता है कि जैसे आप हिंदी में बोल देते हैं गा गे गी को मिला के, दोनों को, तीनों को, चारों को, जितना भी फ्रैक्शन, जितना भी स्टेटमेंट है सब फ्यूचर में है, और आप सबको लगातार बोलते चले जाते हैं। इंग्लिश ग्रामर में वैसा नहीं होता। कैसा होता है, वो बोला जो काम पहले हो रहा है उसको सिंपल प्रेजेंट में रखिए, और जो बाद में हो रहा है जैसा फ्यूचर है वैसा फ्यूचर में रखिए, और इससे मीनिंग नहीं बदलता है। ऐसा मत कीजिएगा कि कह दीजिएगा जब वह आता है तो मैं बात करूंगा, वो आप बोलते होंगे, लेकिन ये कॉम्बिनेशन जो है, जब वह आएगा तब मैं बात करूंगा, जब वह फोन करेगा तब मैं बात करूंगा, हिंदी मीनिंग यही होगा इसका। When he calls I shall talk to him, हिंदी मीनिंग यही होगा कि जब वह फोन करेगा तो मैं बात कर लूंगा, हिंदी मीनिंग यही निकलेगा। लेकिन आप इंग्लिश में ऐसा डायरेक्ट फ्यूचर प्लस फ्यूचर ट्रांसलेशन नहीं कर सकते। क्लियर है ये। तो उसी से यहां मैंने आपको बताया कि यहाँ पे देखो फ्यूचर है ना, और यहाँ पे प्रेजेंट लिखा हुआ है, लेकिन ये सही है, क्योंकि जब फ्यूचर प्लस फ्यूचर का कॉम्बिनेशन हो तो क्या होगा, जो काम पहले होगा, मैंने पहले माँ देखेगी तब ना कह रहा है कि तुम सोचे हो कि क्या होगा जब माँ देखेगी, तो कुछ भी होगा पहले माँ देख लेगी तब ना। तो जब माँ का देखना लिखा हुआ है वो सिंपल प्रेजेंट में लिखा हुआ है, और बाद वाला फ्यूचर में लिखा हुआ है। क्लियर।
अब हमें देखना यह है कि इसमें से सही गलत किया किसको है। तो आप देखो लिखा हुआ है डू यू हैव द फेंट आइडिया। फेंट माने होता है रत्ती भर, थोड़ा सा भी, छोटा भी। तो इसके आगे ये जो आर्टिकल द का यूज किया है ये गलत किया है। यहां इसको लिखना चाहिए था इवन अ फेंट आइडिया, ठीक है ना, इवन अ फेंट, ठीक है। और लिटिल भी लिख सकता था यहाँ पे, लेकिन द का यूज यहाँ पे आर्टिकल द का यूज गलत है। आप क्या जानते हो आर्टिकल द का यूज किसी फेमस नाम के आगे लगता है? आपको लगता होगा कि जो स्पेशल नाम है उसके आगे द लगता है, नहीं। द उस नाउन के आगे लगता है जिसे डेफिनिट बनाना हो, जिसके बारे में क्लियर करना हो कि हम बात किसकी कर रहे हैं। तब आप कहोगे कि ताजमहल के आगे क्यों द लगता है, उसके बारे में तो सबको पता होता है कि ताजमहल कौन सा है, हम किसकी बात कर रहे हैं। तो आप गलत हैं। जिन नाम के आगे हम द का रूल्स पढ़ते हैं, जितना भी कॉमन नाउन के आगे हम द का रूल प्रॉपर नाउन के आगे पढ़ रहे होते हैं, वहां पे आप ध्यान रखिएगा, प्रॉपर नाउन के आगे आप ध्यान रखिएगा कि उन नामों के आगे हम पढ़ते हैं जिनका डुप्लीकेसी होने का संभावना होता है। मतलब ऐसा संभव है कि कुछ और चीज का नाम ताजमहल रख ले, कोई और अपने घर का नाम ताजमहल रख ले। इसलिए ग्रामर बोलता है कि जब हमने द लगा दिया इसके पहले तो किसी के घर का बात नहीं हो रहा है, समझिएगा आगरा वाला ताजमहल का बात हो रहा है। और कोई अपना घर का नाम ताजमहल रख ले तो उसके आगे द लगाने के बाद उसको लिखना पड़ेगा कि ये कौन सा ताजमहल है। अगर वो नहीं लिखता है तो लोग समझ जाएंगे आगरा वाला ताजमहल। प्रॉपर नाउन के आगे जनरली आर्टिकल का यूज होता ही नहीं है, कंडीशनली होता है, जनरली नहीं होता है। जैसे आप एग्जाम्पल लीजिए, ताजमहल के आगे लगा दिया, कुतुब मीनार के आगे लगा दिया, इंडिया गेट के आगे लगा दिया। अब प्रॉपर नाउन्स में से हम आपको कहें रिलायंस के आगे लगाएगा? नहीं लगाएगा। इंडिया के आगे लगाएगा? नहीं लगाएगा। ये भी तो नोन है, इसके बारे में भी तो पता है। क्यों? क्योंकि इसका डुप्लीकेसी का भी संभावना नहीं है। कोई भी आदमी अपना कंपनी खोलेगा तो उसका नाम रिलायंस नहीं रख सकता है। दुनिया में नया देश बनेगा, उसका नाम भारत नहीं रख सकता है। भारत में अगर नए राज्य बन गए उसका नाम बिहार नहीं होगा, नाम अलग होगा। ये अकेला है और अकेला ही रहेगा। ये एग्जैक्टली प्रॉपर नाउन है। लेकिन कुछ प्रॉपर नाउन के केस में क्या हो जाता है कि नाम लिखने की पाबंदी किसी को नहीं होती है। उस केस में ऐसा चांस होता है कि उसी के तरह का जो प्रोडक्ट है, जो बॉडी है, जो नाउन है, उसी नेचर का कोई दूसरा नाउन हो, तीसरा चौथा पांचवा हो और वही नाम रख ले। हो सकता है हम भी एक टीला बना दें अपने घर में और कहें इसका नाम है कुतुब मीनार, कोई नहीं रोकेगा। हम भी अपने गांव में एक बना दे गेट और उसका नाम रख दे इंडिया गेट, कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि इस पे कॉपीराइट नहीं चलता है, इस पे प्रतिबंध नहीं है। किसी का नाम राम है, हम भी रख देंगे किसी का नाम राम, अपने बच्चे का, अपने भाई का, इस पे कोई प्रतिबंध नहीं है। तो उन नामों से बचने के लिए कहता है जिनका डुप्लीकेसी संभव है, जिनके बारे में ऐसा लग रहा है कि इस नाम के दुनिया में और भी हो सकते हैं। तो ग्रामर ने एक लिस्ट बता दिया कॉमन नाउन्स करके कि इतने 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 कॉमन नाउन है, इसके अंदर जो भी प्रॉपर नाउन आएगा उसके आगे आप त लगाइएगा। जैसे कहता है नदी के नाम के आगे लगता है तो गंगा, यमुना, सरस्वती, बागमती, कोसी, गंडक जितना होगा सब के आगे हम लोग लगाते हैं। इसलिए कि देखो भाई ये हम पहले से क्लियर कर चुके हैं, अगर तुम कोसी कह के किसी और चीज की बात कर रहे हो और वहां द लगा रहे हो तो तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि कोसी के बाद उसका एक्सप्लेनेशन लिखो।
जैसे कोई नदी आपके गांव के बगल से भी बह रही है और उसका नाम आप गंगा रख लेते हो तो इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई नहीं रोकेगा। लेकिन तब आपको कहना होगा द गंगा ऑफ माई विलेज इन डिस्ट्रिक्ट फलाना, तब लोग समझेगा कि नहीं ये उस गंगा की बात नहीं हो रही, ये कोई और गंगा है। और डायरेक्ट लिख दोगे कि द गंगा इज ड्राइड नाउ, गंगा अभी सूखी हुई है, तब लोग तो पगला जाएंगे, बौख जाएंगे कि अरे गंगा कैसे सूख गई। क्यों? आप बात कर रहे हो अपने गांव के पास वाली नदी का जिसका आपने नाम रख दिया है गंगा, और द गंगा लिखने के बाद आपने लिखा नहीं कि मेरे गांव वाली गंगा, तो लोग समझ जाएंगे गंगा नदी ये जो उधर से बद्रीनाथ केदारनाथ से आ रही है गोमुख से और जाके किधर हिंद महासागर या कहाँ गिर रही है, वो गंगा समझ जाएंगे लोग और फिर बौखलाएंगे कि अरे गंगा सूख कैसे गई। तो इसलिए आर्टिकल द का यूज कभी भी मत सोचिएगा कि स्पेशल नाम के आगे। जब हमारा सेशन चलेगा मैं आपको बताऊंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग। और ध्यान देना, ग्रामेरियंस डायरेक्टली बोलते हैं कि बाबू तुम्हें लग रहा होगा कि टेंस और आर्टिकल्स बड़ा मजा वाला चैप्टर है, बड़ा आसान है, इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, इससे ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न और इससे ज्यादा फोकस स्टडी वाला कोई चैप्टर है ही नहीं। कहाँ पे द लग जाएगा, कहाँ पे हट जाएगा, कई दिनों तक कंफ्यूजन में रहते हैं लोग। ठीक है, तो क्या है इसमें हो जाएगा इस सेक्शन में एरर। तो जो फेंट वाला किधर लिखा हुआ है देखो यहाँ पे है, हम बी में टिक मारेंगे और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। ये कौन सा था? 15 जून 2023 का इवनिंग शिफ्ट का था। अगला क्वेश्चन देखो, कहता हर इवैल्यूएशन विल गिव मी अ बेस्ट इंडिकेशन ऑफ वेयर आई स्टैंड इन द क्लास। अरे वह जब इवैल्यूएट करेगी, चेक करेगी पेपर को, जांचेगी टेस्ट के बाद, तो उससे मुझे सबसे सटीक आइडिया मिल जाएगा कि मैं क्लास में किस जगह पे हूं, किस पोजीशन पे हूं, मेरा पोजीशन कैसा है, तैयारी मेरी ठीक जा रही है कि नहीं जा रही। गलती क्या हो गई देखो, गलती लिखा हुआ है यहाँ पे जो बेस्ट यूज किया है एडजेक्टिव का सुपरलेटिव फॉर्मेट। सुपरलेटिव फॉर्मेट जो बेस्ट होता है, इससे पहले क्या लगाते हैं हम लोग? इससे पहले द लगाते हैं। यहाँ पे क्या लगाया हुआ है? ए लगा दिया है। ए बेस्ट नहीं होता है, क्या होगा? द बेस्ट। तो क्या करेंगे, यहाँ पे द लगा देंगे। क्लियर है? समझ में आई बात? तो कहां पे गलती हो गया? बेस्ट से पहले ए नहीं होगा, बेस्ट से पहले द होगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है अर्ली ड्यूरिंग दिसंबर 2021 लाल वाज अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी टू द लोकपाल। अब इसका रूल क्या है? मेरा रूल देखिए है कि कोई भी नाम किस चीज का हो, पोस्ट, टाइटल, है ना, माने कौन सा? राजा रानी, मंत्री, है ना, क्वीन, पीएम, सीएम, डीएम, राष्ट्रपति, ये सब जो नाम होता है, टीचर, हेडमास्टर, कोई भी होता है, यह क्या होता है? इसके साथ आर्टिकल द लगता है। इन सब नामों के पहले आर्टिकल द लगता है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे सेक्रेटरी के आगे तो द लगा हुआ ही है, और कह रहा है अर्ली ड्यूरिंग दिसंबर 2021 कि दिसंबर 2021 का शुरुआत में, माने दिसंबर आज से पहले का बात कर रहा है, दिसंबर 2021 पार कर चुका है, हम 22-23 में बोल रहे हैं,
उसके लिए हमने क्या लगाया, अर्ली, कि इससे पहले दिसंबर 2021 में लाल को लोकपाल का सेक्रेटरी बनाया गया था। तो देखा जाएगा कि सेक्रेटरी माने पोस्ट का नाम है, उसके आगे तो आर्टिकल द लगा हुआ है, और यही वो जगह है जहां हम फंस जाते हैं। रूल तो है कि कोई भी पोस्ट टाइटल पोजीशन हो, जैसे राजा रानी, सिपाही, एसपी, डीएम, डीएसपी, क्लर्क, चपरासी, किरानी, मैनेजर, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कुछ भी हो, उसके आगे द लगता है। लेकिन ध्यान में क्या रखना है इन बातों को, अपॉइंटमेंट, प्रमोशन, इलेक्शन, सिलेक्शन, इन चार बातों का ध्यान रखना होता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी पोस्ट पर अपॉइंट किया गया या प्रमोट किया गया या इलेक्ट किया गया या सेलेक्ट किया गया, तो इसके बाद जो पोस्ट या पोजीशन का नाम लिखाएगा उसके आगे द नहीं होता है। ठीक है, आप क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, लाल वाज अपॉइंटेड, तो अपॉइंटेड एज लिख लेने के बाद ये जो आर्टिकल द लगाया हुआ है यहां पे, वो आर्टिकल द नहीं आएगा। यहां पे ये जो आर्टिकल द लिखा है, हमने क्या बताया, अपॉइंटमेंट, प्रमोशन, इलेक्शन और सिलेक्शन, इतनी बातें अगर लिखी रहेगी तो उसके आगे आर्टिकल द नहीं आएगा। कोई भी पोस्ट या टाइटल का नाम लिखो, उसके आगे आर्टिकल द नहीं आएगा। ठीक है, अब यहां पे जो क्वेश्चन है, सेक्रेटरी के आगे द लगाया है, लेकिन उससे पहले जो अपॉइंटेड लिख दिया वही ना काम खराब कर दिया। तो क्या हो गया, यहां पे आर्टिकल द को अगर हम सिर्फ डिलीट कर देते हैं, यहां से आर्टिकल द को हम बस हटा देते हैं, तो ये सही हो जाएगा। क्या होगा, अर्ली ड्यूरिंग दिसंबर 2021 लाल वाज अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी टू द लोकपाल, द सेक्रेटरी नहीं होगा। इन चार बातों को ध्यान में रखना है मुख्यतः मेन रूप से। ठीक है, किसमें टिक लगा दे, सेक्रेटरी के पहले जो द है गलत होगा, ऑप्शन नंबर ए में टिक लगा देंगे। ठीक है ना, तो इसी तरह से हम सारे कॉन्सेप्ट्स को एकदम आसानी से लेके चलेंगे और फिर देखेंगे कि जितना भी, और ध्यान रखिएगा मैंने हर वीडियो में कहा है, इस बार भी कह रहा हूं, हम सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे फोकस कर रहे हैं ताकि एक्स्ट्रा इधर उधर का चीज नहीं पढ़ना पड़े, तैयारी सटीक और आसान और यूनिडायरेक्शनल हो जाए, तैयारी करना भी आसान और सिलेक्शन लेना भी आसान। ठीक है ना, चलिए फिर आइए ज्वाइन कीजिए कोर्स को, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू।